गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, ठीक है। समास जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? सम और आस। मतलब सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, मतलब पास रखना या पास पास रखना। जब दो शब्दों को हम मिलाकर पास पास रखते हैं और उससे एक नया शब्द बनाते हैं वो होता है समास। अब हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, और जो शब्द बनता है वो कैसा होता है? सार्थक होता है। तो दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द जो बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास। समझ में आया? तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समस्त पद। मतलब जो दो शब्द बने, दो शब्द हमने मिलाए, उनसे जो एक नया शब्द बनाया उसे हम बोलते हैं समस्त पद। तो समस्त पद क्या होता है? सामासिक प्रक्रिया के बाद। सामासिक प्रक्रिया मतलब क्या होती है कि जब हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सामासिक प्रक्रिया। तो सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द जो बनता है नया शब्द, उसे कहते हैं समस्त पद। समझ में आ गया? मतलब जैसे ये गंगा का जल, ये वाला हमारे पास उदाहरण देखेंगे हम। गंगा का जल, दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के मिलने से क्या बना? गंगा जल। तो गंगा जल जो बना इसे हम कहेंगे समस्त पद। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा देखेंगे, हाथ के लिए कड़ी। दो शब्द हमारे पास, हाथ और कड़ी, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? हथकड़ी। तो जो हथकड़ी है इसे क्या कहेंगे हम? समस्त पद। समझ में आया? समस्त पद क्या होता है? दो शब्दों को मिलाने पर जो नया शब्द बनता है इसे कहते हैं समस्त पद, और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोल देंगे सामासिक प्रक्रिया। समझ में आया? अब समास जो होता है इसमें होते हैं दो पद। कौन? एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद कौन सा होता है? जो पहला वाला शब्द होता है वो कहलाता है पूर्व पद, और जो दूसरा वाला शब्द होता है वो कहलाता है उत्तर पद। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि हम इसे शब्द क्यों नहीं बोलते, पद क्यों बोलते हैं? हम इसे पद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ नया शब्द बना लेता है, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बना लेता है, तो वो क्या कहलाता है? पद। इसलिए हम इसको बोलते हैं पद। समझ में आया? अब देखेंगे हम विग्रह। मतलब समास विग्रह जो हम करेंगे, इसमें विग्रह क्या होता है? विग्रह का मीनिंग होता है अलग करना। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग करना। अब हम देखेंगे समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह होता है जब पद का विग्रह करते हैं या अलग अलग किया जाता है उसे समास विग्रह किया जाता है। जैसे हमने समस्त पद बनाए, ये गंगा जल। अब इस गंगा जल को हमने अलग अलग किया, क्या बना? गंगा का जल। तो इसको अलग अलग करना ये कहलाता है हमारा समास विग्रह। समझ में आया? ऐसे ही हथकड़ी, जो ये समस्त पद है इसको हमने अलग अलग किया, हाथ के लिए कड़ी, तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना। जो समस्त पद हमने बनाया है, जो नवीन शब्द हमने बनाया है, उसको अलग अलग करना। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6। पहला हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। हमने दो पद पढ़े हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और विग्रह, जब इसको हम अलग करते हैं, जो समस्त पद है उसको हम अलग करते हैं, तो अलग करने पर कारक की विभक्ति जो होते हैं, हमने कारक पढ़ा है, उसमें कारक के चिन्ह पढ़े हैं ना। कितने होते हैं कारक के भेद? 8। तो उसमें जो कारक के चिन्ह होते हैं उन्हें बोलते हैं कारक की विभक्ति। तो जब हम उसका विग्रह करते हैं, समस्त पद का हम जब विग्रह करते हैं तो उसके करने पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब समस्त पद का विग्रह करने के लिए हमें दोनों शब्दों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम
कारक की विभक्तियों का, और समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाता है। जैसे हमने इसको बनाया था गंगा का जल, इन दोनों को मिलाया तो ये जो का इसमें आया, ये क्या है? कारक की विभक्ति है। तो जब समास विग्रह किया तो कारक की विभक्ति का प्रयोग किया। अब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो कारक की विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया, वो हट गई। लोप होना मतलब हट जाना। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने के लिए कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब इसमें जो है कितने कारक की विभक्तियां, कितना जो कारक की विभक्ति है उन कितनी का प्रयोग करते हैं हम? इसमें हम है कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। 8 होती हैं, कारक के 8 भेद हैं, तो उसमें हम कारक के 6 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रयोग नहीं करते? कर्ता और संबोधन का प्रयोग हम नहीं करते। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तत्पुरुष समास का। जैसे विद्यालय, अब विद्या के लिए आलय। अब इसमें ये जो है के लिए, ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसको जब हमने समास विग्रह किया तो कारक चिन्ह का प्रयोग किया, और जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो कारक चिन्ह का लोप हो गया। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, और समस्त पद जब बनाते हैं तो कारक की जो विभक्ति है उनका लोप हो जाता है। और इसमें कितनी होते हैं? 6 कारक के जो कितने भेदों का प्रयोग करते हैं हम, कितनी विभक्तियों का? 6। ठीक है। अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। दूसरा भेद जो इसका वो पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब हमने जो समास में 2 पद पढ़ते हैं हम, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? विशेषण और विशेष्यता आपको मालूम ही है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषता, वे शब्द जो किसी शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए। ऐसे ही है उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होते हैं? जिसकी तुलना की जाए। कोई भी शब्द है, उसकी यदि किसी चीज से तुलना की जा रही है तो वो होता है उपमेय, और जिस चीज से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो होते हैं उपमान। समझ में आया? तो कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, या फिर एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। उपमेय समझ में आ गया? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे नीलकमल। नीलकमल एक शब्द है हमारे पास, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो ये हो गया नीला है जो कमल। मतलब इस कमल की विशेषता क्या आ रही है? नीला। तो नीला क्या हो गया? विशेषण, और कमल क्या हो गया? विशेष्य। तो ये समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। ऐसे दूसरा हमने देखा चरण कमल। इसका हम समास विग्रह करेंगे कमल के समान चरण। तो चरण की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो ये क्या हो गया? चरण तो उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। तो समास कौन सा हो गया पूरा? ये कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है इसमें क्या होता है? जो हम समस्त पद बनाते हैं उसमें जो पहला वाला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। मतलब द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, मतलब वो संख्या को बताता है। जैसे नवरत्न, हमारे पास एग्जाम्पल है नवरत्न। अब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समाहार। मतलब इसमें पहला पद क्या आ गया? संख्यावाची आ गया। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद हमेशा क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे ये 4 पाई है, इसका हम समास विग्रह करेंगे 4 पाइयों का समाहार। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो समास कौन सा होता है? द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, जो इसका चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मीनिंग क्या होता है? झगड़ा। तो इसमें झगड़ा नहीं हो रहा,
लेकिन इसमें क्या होता है, विपरीत शब्द आते हैं। जैसे दो पद, इसमें जो द्वंद्व समास होता है इसमें क्या होता है, दोनों ही पद मुख्य होते हैं। जो पूर्व पद है वो भी मुख्य है और जो उत्तर पद है वो भी मुख्य है, मतलब दोनों ही पद अपना अपना महत्व रखते हैं। इसमें जो जोड़ते हैं दोनों शब्द हैं, जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, उन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य होते हैं और दोनों पदों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह। और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो जो योजक चिन्ह है वो किसमें बदल जाता है, योजक शब्दों में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, उदाहरण देखेंगे हम, माता पिता। अब इन दोनों शब्दों को हमने किससे जोड़ा, योजक चिन्ह से। और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो क्या बन गया, ये योजक चिन्ह किससे बदल गया, योजक शब्द में। तो ये समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो गया, पढ़ा हमने कि दोनों ही पद मुख्य होते हैं, दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं और दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का। और जब समास विग्रह करते हैं तो जो योजक चिन्ह है वो किसमें बदलता है, योजक शब्दों में। अब पढ़ेंगे हम पांचवा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद का बोध कराते हैं। मतलब जो बहुव्रीहि समास है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से अलग तीसरा पद निकलता है, तीसरा शब्द निकलता है, वो कहलाता है हमारा बहुव्रीहि समास। मतलब वही मुख्य होता है इसमें। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब दो हमारे पास पद हैं, नीला और कंठ। अब इन दोनों से अलग तीसरा अर्थ निकल रहा है, क्या, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव जी। तो ये तीसरा पद निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद का बोध कराते हैं, वो होता है बहुव्रीहि समास। ऐसे दशानन, मतलब 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, 10 मुख किसके, रावण के। तो ये क्या हो गया, दशानन। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे 6th वाला, छठा, जो इसका भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्ययी से क्या अर्थ निकलता है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब इसका हम देखें, ए मतलब बिना, और व्यय मतलब खर्च करना होता है वैसे तो, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होना, मतलब बिना परिवर्तन के। मतलब अव्यय भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। इसमें जो पूर्व पद है वो क्या होता है, अव्यय होता है। और इसके मिलने पर, पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने पर जो पद बनता है, जो समस्त पद बनता है, वो भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने पर जो समस्त पद बनता है वो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। तो इसमें पहला पद जो होता है, पूर्व पद है, वो क्या होता है, अव्यय होता है। और अव्यय का मीनिंग मालूम है आपको, अव्यय मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अव्यय शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, पहला उदाहरण है इसका, आ जन्म। अब इसमें जो ये है आ, ये क्या है, ये है अव्यय। अब इसका हमने समास विग्रह किया जन्म से लेकर, तो इसका जन्म से लेकर इसका क्या बन गया, ये समस्त पद। तो ये भी क्या बन गया, अव्यय बन गया। समझ में आया। अब है प्रतिदिन, इसमें भी पूर्व पद क्या है, अव्यय है। और इसका हमने समास विग्रह किया, या तो हर दिन मान लो या फिर दिन दिन मान लो, क्योंकि जो दिन और दिन, इसमें जब योजक चिन्ह है, इसमें जब योजक चिन्ह के दोनों तरफ समान शब्द आते हैं तो ये जो योजक चिन्ह है वो प्रत्येक या हर को दर्शाता है। मतलब हर दिन या फिर प्रत्येक दिन, कुछ भी मान लो। तो इसमें जो पहला पद है वो क्या है, अव्यय है, और जो समस्त पद बनता है वो भी क्या बन जाता है, इसमें अव्यय ही बन जाता है। इस तरह आज हमने पढ़ा समास। और अब जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ समझ नहीं आता वो मुझे बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।